हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट सॉल्व कर लिया था। आज के लेक्चर में हमें क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ और फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है, ये 2 पार्ट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम सॉल्व करते क्वेश्चन को। देखिए, एक्सरसाइज 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका थर्ड पार्ट को आपने समझ लिया था। अब फोर्थ पार्ट को ध्यान से देखिए। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका आज हमें करना है फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट। ये 2 क्वेश्चन इसमें रह गए थे। ठीक है, इनको आज सीखेंगे हम। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची यानी जो मैनेजर होता है उससे, ठीक है, खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए हैं। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए हैं। हमें बताना है कि मीना ने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए हैं और कुल मीना ने बैंक से 2000 रुपये लिए। ठीक है, तो देखिए हमें नहीं पता कि 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या रही होगी और 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या रही होगी। तो हम सबसे पहले मान लेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट हम मानेंगे माना 50 रुपये के, ठीक है, 50 रुपये है ना, तो इसको लिखेंगे ₹50। 50 रुपये के नोटों की संख्या हमने मान लिया कि 50 रुपये के नोटों की संख्या जो उसने बैंक से ली है, 50 रुपये के नोटों की संख्या को आप मान लो x। ठीक है, हमने मान लिया कि 50 रुपये के नोटों की संख्या x है तथा ₹100 यानी 100 रुपये के नोटों की जो संख्या होगी वो y मान लेते। ठीक है, 100 रुपये के नोटों की संख्या y हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए हैं। मीना ने 50 और 100 रुपये के जो नोट है ना, वो कुल उसने 25 नोट लिए है और उन 25 नोटों को मिला करके उसके पास 2000 हुए हैं। ठीक है, तो हम मान लेंगे प्रथम शर्तानुसार आप लिख सकते हैं, प्रथम शर्तानुसार देखिए मीना एक बैंक गई, उसने कुल नोट कितने लिए, 25 लिए, यानी 50 रुपए के उसने x लिए थे, 100 रुपए के y लिए थे और कुल नोट उसने 25 लिए है। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 नोट। ठीक है, 50 रुपए के x होंगे, 100 रुपए के y होंगे, तो कुल नोट कितने होंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 25 उसने लिए है, क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब द्वितीय शर्तानुसार 2 समीकरण आपको चाहिए होगी, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, द्वितीय शर्तानुसार देखिए सेकंड कंडीशन में देखिए क्या होगा। 50 रुपए के उसने x नोट लिए है, 100 रुपए के उसने y नोट लिए है, तो कुल जो रुपए होंगे वो कितने होंगे। देखिए मान लिया, देखिए 50 तो ये तो रुपीज है और ये क्या है, इनकी संख्या है। तो 50 रुपए के x नोट है तो कुल कितने होंगे, 50x। ठीक है, यानी जो रुपीज है जो उनकी संख्या होती है उनका इंटू करती है। मैंने मान लिया कि भाई 10 रुपए के मेरे पास 20 नोट है, तो कुल कितने रुपए हुए, कुल कितने रुपए हुए। ठीक है, मैंने आपको बताया कि 10 रुपए के मेरे पास 20 नोट है तो कुल कितने रुपए है। तो आपने क्या किया, 10 गुणा में 20, यानी 10 का 20 से गुणा करो तो कितना आएगा, 200 रुपये है। मेरे पास कुल कितने रुपए, 200 रुपये है। इसी प्रकार से 50 तो रुपए है और 50 रुपए के उसने x नोट लिए, तो 50 गुणा में x, तो कुल रुपए कितना होगा, 50x। ये कुल रुपीज है।
कुल, ठीक है। अब देखिए 100 रुपए के उसने वाई नोट लिए हैं, तो कुल कितने नोट, मतलब कुल रुपए कितने हुए, 100 गुणा में वाई इक्वल टू 100 वाई रुपीज, ठीक है। जैसे कि 10 रुपए के 20 नोट लिए तो कुल कितने रुपए बैठते हैं, 200 बैठते, क्योंकि ये संख्या है, ये नोटों की संख्या है, नोटों की संख्या है, ठीक है, और ये रुपीज है। तो अगर मूल्य का हम संख्या से गुणा करेंगे तो हमें कुल लागत मिलती है, यानी कुल रुपए मिलता है, ठीक है। उसी प्रकार से ये तो रुपीज है और ये इनकी संख्या है, तो कुल कितने नोट होंगे, यानी कुल लागत कितनी होगी, 50x रुपए, ठीक है। ये रुपीज है, ये इनकी संख्या है, तो कुल लागत कितनी होगी, कुल मूल्य कितना होगा, 100 वाई, ठीक है। समझ गए बात। चलो अब आगे चलते हैं फटाफट। तो ये आपने समझ लिया है, तो सिंपली आपको क्या करना है, देखिए 50 का x में गुणा 50x और 100 का y में गुणा 100 y, और कुल लागत कितनी है, कुल जो उसने रुपए लिए वो 2000 रुपये लिए, कुल सबको जोड़ के 2000 रुपये लिए है। तो ये हमारी इक्वेशन सेकंड बन जाएगी, ठीक है। इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको पहले आप सॉल्व कर लो। यहाँ से देखिए 50 कॉमन आएगा, तो यहाँ से मैं 50 कॉमन निकालूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ x 50, ठीक है, 50 दूनी 100 होता, तो यहाँ 2 बच जाएगा, 2y और इक्वल टू कितना होगा, 2000 रुपये, ठीक है। अब गुणा का जो 50 है वो भाग में जाएगा उधर, तो x प्लस 2y इक्वल टू 2000 बट्टे में 50, 0 से 0 कट हो गया, 5 कम 5, 5 चौक 20, 0, तो x प्लस 2y इक्वल टू 40, ये मेरे पास आ गई समीकरण 2, ठीक है। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, इनको आप हल कर लो और 50 रुपए के नोटों की संख्या यानी x की वैल्यू बता लो, 100 रुपए के नोटों की संख्या यानी y की वैल्यू बता दो कितनी होगी, ठीक है। तो अब इनको हल करते हैं, देखिए अब हल करने के लिए विलोपन विधि मैंने आपको सिखा रखी है, सबसे आसान रहती है और जल्दी आंसर निकल जाता है, तो विलोपन से हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए विलोपन विधि में एक चर सेम होना चाहिए, तो समीकरण 1 में देखिए x और समीकरण 2 में भी x है खाली, तो हम सीधा इसको सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 1 कितनी है, x प्लस वाई इक्वल टू 25, और समीकरण 2 कितना है, x प्लस में y इक्वल टू 40, ठीक है। इनको सॉल्व करना है, ठीक है। x प्लस 2y, यहाँ पे 2y है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इक्वेशन सेकंड में 2y था, तो x प्लस 2y इक्वल टू 40 वहाँ पे लिख दिया है। अब क्या करेंगे, जो सेम नंबर है उनके सिंबल चेक करो, कि दोनों नंबर प्लस प्लस के, तो मतलब घटाने पे काम करना पड़ेगा, ऑन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। जब सेम साइन के नंबर होते हैं तो हम घटाने पे काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए जो नीचे वाले नंबर है उनके सिंबल चेंज होंगे, प्लस का माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा सब, ठीक है। तो ये x से x कट हो जाएगा, 2y में से y माइनस करो तो माइनस का 1y बच जाएगा, और 40 में से 25 घटाओ, ठीक है, तो कितना बचेगा, 10 में से 5 5 और 3 में से 2 1, 15, माइनस का 15 हो गया। अब ये माइनस से माइनस कट हो गया, y इक्वल टू 15 हो गया। अब y मैंने किसको माना था, y था 100 रुपए के नोटों की संख्या, यानी 100 रुपए के उसने 15 नोट लिए बैंक से, ठीक है। 100 रुपए के उसने 15 नोट लिए बैंक से। अब x का मान निकालने के लिए y के मान को समीकरण नंबर 1 में रखो या 2 में रखो, तो हम 1 में रखते हैं। तो यहाँ पे लिखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। समीकरण 1 कितनी देखिए, x प्लस वाई इक्वल टू 25 है, यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर लो, कितनी है 15 इक्वल टू 25, x इक्वल टू कितना हुआ 25, 15 को उधर ले जाओ माइनस में 15 हो जाएगा, और माइनस करो कितना हुआ, 5 में से 5 0, 2 में से 1 1, 10। इसका मतलब क्या है, 50 रुपए के उसने 10 नोट लिए, उसने बैंक से 50 रुपीज़ के उसने कितने लिए, 50 रुपीज़ के हमने x माना था, तो 50 रुपीज़ के जो नोट होंगे वो कितने होंगे, 10 नोट होंगे, यानी 10 नोट उसने लिए, ठीक है। और 100 रुपए को उसने 15 नोट लिए, यानी 15 नोट लिए है। तो आपको यहाँ पे लास्ट में क्या लिखना है, अतः 50 रुपीज़ 50 के
नोटों की संख्या, यानी 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या को आपने x माना था और x की वैल्यू कितनी आई 10 नोट आप लिख सकते हैं। 50 रुपए के 10 नोट उसने लिए, ठीक है। और फिर ₹100 यानी 100 रुपये, ₹100 का मतलब क्या होता है 100 रुपए के नोटों की संख्या, 100 रुपए के नोटों की जो संख्या होगी वो हमने y मानी थी और y की वैल्यू कितनी आई 15 आई, यानी 15 नोट उसने लिए, ठीक है। 100 रुपए के उसने बैंक से 15 नोट लिए है और 50 रुपए के उसने 10 नोट लिए है। अगर इनकी संख्या जो x और y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रख लूँ तो इनको जोड़ करके क्या आएगा आपके पास 2000 मिल जाएगा कुल, ठीक है। तो आपको केवल नोटों की संख्या बतानी थी, तो बता दिया है हमने कि 50 रुपीज़ के 10 नोट होंगे और 100 रुपीज़ के 15 नोट होंगे, ठीक है। और कुल मिला के जो अमाउंट होगा वो 2000 रुपीज़ होगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लो फटाफट। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 2 का 4th पार्ट हो गया। अब इसमें लास्ट पार्ट है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये रिपीट है कई बार। क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी है लेकिन क्वेश्चन आसान है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का ये 5th पार्ट है, इसको ध्यान से देखिए, पहले सुनिए पहले क्वेश्चन को। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तो उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करो। नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया आपको ज्ञात करना है। तो पहले इनको जो हम ज्ञात करते हैं उसको पहले मान लेते हैं एक्स वाई होगा, ठीक है। तो पहले आप लिख लो, माना नियत किराया यानी फिक्स चार्ज, ठीक है। नियत किराया यानी फिक्स चार्ज को आपने मान लिया ₹x, ठीक है, तथा अतिरिक्त दिन का किराया, ठीक है, यहाँ लिख लो अतिरिक्त तथा अतिरिक्त दिन का किराया, यानी हर एक दिन का अलग से, ठीक है। फिक्स के बाद जो भी मतलब जितनी ज़्यादा दिन वो पुस्तक रखेगी उसका अलग किराया होगा, ठीक है। तो क्या है इसमें अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया, इसको मान लो ₹y। अब बात को ध्यान से समझना, ठीक है। प्रथम शर्त लिख लेते पहले, प्रथम शर्तानुसार, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन से वो क्या कहती है, इक्वेशन आपको बिल्कुल ध्यान से बनाना है कि यहीं पर बच्चों से गलती होती है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। 3 दिनों का नियत किराया है, 3 दिनों का क्या है, नियत किराया है, फिक्स चार्ज है। यानी ये x जो हमने माना है नियत किराया, ये अपने आप में 3 दिनों का नियत किराया है, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। अब आगे क्या कहता है, नियत किराया है तो उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। नियत किराया तो 3 दिनों के लिए, 7 दिन के लिए उसने पुस्तक रखी है, ठीक है। 7 दिनों तक उसने पुस्तक रखी है, 7 में से 3 दिन का नियत किराया है, चूंकि मैंने x मान लिया है, ठीक है। अब अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, यानी अगर कोई व्यक्ति 3 दिन के बाद हो रखता है पुस्तक तो उसको अलग किराया देना पड़ता है, ठीक है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। अब यहाँ पर ध्यान से आपको बात समझना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक पहले आप ध्यान से देखिए। देखिए मैंने मान लिया कि ये यहाँ से लेकर, ठीक है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का कुल 7 दिन है, ठीक है। 7 दिनों का समय मान लिया। अब 7 दिन में से इतना तो मैंने मान लिया कि नियत है, ये वाला पार्ट क्या है, नियत है, नियत है। और नियत किराया देखिए 3 दिनों के लिए उसने कहा है कि 3 दिनों के लिए नियत किराया है, 7 दिन में से 7 दिन में से 3 दिन का नियत किराया है। तो ये 3 दिनों का हो गया, ये 3 दिनों का नियत किराया मान लिया मैंने, क्या था, नियत किराया मैंने x माना था और ये है 3 दिन का, अपने में ध्यान रखना। अब 7 में से 4 दिन का जो रह गई, भाई यहाँ कितने दिन बच गए, 4 दिन बच गए, 4 डेज हो गया, ठीक है।
7 दिन में से 3 दिन का नियत चार्ज है, यानी फिक्स चार्ज है, वो x मान लिया। अब जो 7 में से जो 4 बच गया, 4 दिन का तो अतिरिक्त रेंट उसको देना पड़ेगा, अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा। तो अतिरिक्त किराया को मैंने क्या मान रखा है, अतिरिक्त किराया तो 4 दिन का उसको भरना पड़ेगा। तो इसको मैंने क्या मान रखा है, अतिरिक्त किराया को y माना है, तो y माना है, ठीक है। 3 दिनों का तो फिक्स है, 4 दिन का तो अतिरिक्त किराया y होगा, तो 4 गुणा में y, यानी समीकरण क्या बनेगी, 3 दिनों का तो ये फिक्स है, तो यहाँ पर केवल आपको x लिखना है। अब रह गई 4 दिन, 4 का y से गुणा करना पड़ेगा, तो 4y, और कुल मिला के उसने 27 रुपये दिए, तो 27 लिख दिया, ठीक है। 3 दिन का नियत किराया था, तो वो हमने x मान रखा पूरा एक साथ। अब 3 में से देखिए जो 4 दिन बच गए वो होगा अतिरिक्त किराया, तो 1 दिन का मान लिया y है, तो 4 दिन का 4y हो जाएगा, तो x प्लस 4y इक्वल टू, और कुल रुपए कितने देती है वो, 27 रुपये देती है, तो ये समीकरण बन जाएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर यही लिखना है कि x प्लस 4y इक्वल टू 27, इसको मान लिए समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसी प्रकार अब आगे देखो आप, इसी प्रकार देखिए, यहाँ लिखो द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब देखिए सेकंड कंडीशन में क्या कहता है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, ठीक है, ये तो हो गया। अब देखिए जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए, सुशी ने 5 दिनों तक रखा है। तो अब देखिए ध्यान से, सरिता ने 7 दिन तक रखा था और सुशी ने 5 दिन तक रखा था, तो मैंने मान लिया ए से बी का जो समय अंतराल है वो 5 दिन का है। क्या मान लिया, ए से बी तक का जो समय अंतराल है वो 5 दिन का है। अब ध्यान देना मेरी बात का, 5 दिन में से 3 दिन का नियत किराया है, 3 दिन का इसने क्या बोला है, नियत किराया है, ठीक है। 5 दिन में से 3 दिन का नियत किराया है, उसको मैंने क्या मान रखा है, नियत किराया को x मान रखा है, इसको पूरे को मान रखा है x। अब 5 में से रह गए 2 दिन, तो अतिरिक्त दिन का मैंने y माना था, यानी 1 दिन का y है तो 2 दिन का 2y हो जाएगा, और 3 दिन का फिक्स x है, तो x प्लस में 2y, और कुल कितने रुपए वो देती है, 21 रुपये देती है, ऐसे समीकरण बनेगी, ठीक है। समझ गए समझ लो, 5 दिन के लिए सुशी ने पुस्तक रखी है, 5 में से 3 दिन का तो मैंने x मान रखा फिक्स, तो वो तो x रहेगा। अब अतिरिक्त दिन कितने रह गए, 2 दिन बच गए 5 के लिए, तो 1 दिन का मैंने y मान रखा है, तो 2 दिन का क्या होगा 2y, और कुल कितने रुपए देती, जोड़ लिया 21 रुपये देती, तो 21 लिख दिया। समझ गया ना, तो ये समीकरण आ गई। तो यहाँ पर आपको ये लिखना है x प्लस में 2y इक्वल टू 21, ठीक है। ये समीकरण 2 बन जाएगी आपकी। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन से हल करो आप, क्योंकि x सेम है पहले से, तो यहाँ लिखो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 कितनी है, x प्लस में 4y इक्वल टू 27, और समीकरण 2 कितना है, x प्लस 2y इक्वल टू 21। अब देखिए x दोनों नंबर पॉजिटिव है तो घटाने पर काम करना पड़ेगा, अगर सेम सिंबल के नंबर होते हैं तो घटाने पर करते हैं, ठीक है। प्लस का माइनस और प्लस का माइनस, x से x कट हो जाएगा, 4y में से 2y माइनस करो तो 2y बच जाएगा, ठीक है। और 27 में से 21 घटाओ तो कितना बचेगा, 6, ठीक है। अब देखिए y इक्वल टू कितना आएगा, 6/2, 2 3 6, यानी y का मान कितना आएगा, y का मान आएगा 3। अब x का मान आपको चाहिए होगा, तो y का मान समीकरण 1 में रख लो आप, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना है, x प्लस 4y इक्वल टू 27, x प्लस 4 इंटू वाई का मान 3 है, 3 पुट करो 27, सॉल्व करो, x प्लस 4 3 12,
इक्वल टू 27 यानी 27, एक्स इक्वल टू 27, 12 को उधर ले जाओ यानी माइनस का 12 हो गया, माइनस करो 7 में से 2 जाएगा 5, 2 में से 1 जाएगा 1, ठीक है, यानी 15। तो अब देखिए ये रुपीज में आएगा क्योंकि ये हमने किराया मांगा मतलब माना है, ठीक है, ये किराया हमने माना है कि अतिरिक्त दिन का हमने वाई माना है, तो अतिरिक्त दिन का यानी हर एक दिन के किराया कितना आएगा 3 रुपये। और नियत किराया, जो नियत किराया था 3 दिनों का वो कितना है 15 रुपीज़ है, ठीक है। तो आपको लिखना है यहाँ पर अतः नियत किराया, नियत किराया, ठीक है, नियत किराया को आपने x माना है और x की वैल्यू कितनी आई है ₹15, ठीक है। और फिर अतिरिक्त किराया, यहाँ पे क्या लिखना है अतिरिक्त किराया, इसको आपने क्या माना है y रुपीज़ माना है और y की वैल्यू कितनी आई है, y की वैल्यू 3 रुपीज़ आई, ठीक है। यानी प्रत्येक दिन का जो रेंट उसे भरना पड़ेगा 3 रुपये है और जो नियत किराया है, फिक्स किराया है, फिक्स चार्ज है वो 15 रुपीज़ का है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया है और ये एक्सरसाइज आज संपूर्ण रूप से समाप्त होगी, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कर लें। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 का 4th और 5th पार्ट है उसको सॉल्व किया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट है, तो इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल सही से रिपीट करना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर को बेसिकली यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें हम चैप्टर 4 को स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। यानी चैप्टर 4 को आपको समझाएंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी द्विघात समीकरण है वो स्टार्ट करेंगे। तब तक ने आपको इनको रिपीट करना है, सभी क्वेश्चन को सही से अपनी फेयर कॉपी में लिख लेना है। तो आज के लेक्चर को बेसिकली यहीं पर समाप्त कर लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।